नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मेहरा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर। यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश लिटरेचर, हम सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर ही लेके आएंगे और इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी और अमेरिकन लिटरेचर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ये सारे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना भी कर लेते हो तब भी आप सेट या नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। यदि हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल और मॉडर्न। ध्यान देंगे, ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो यहां 450 से 1150 तक टाइम पीरियड रहा, और यदि मिडल इंग्लिश की बात करें तो 1150 से 1500 तक का टाइम पीरियड रहा, और यदि हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 1500 से प्रेजेंट तक, यानी अभी तक हमारा कौन सा चल रहा है, ये मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। तो ये तीनों पीरियड आप याद रखना। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, या इस तरह के कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के पीरियड्स की कि कौन कौन से पीरियड रहे, कौन कौन सी एजेस रही, वो कब से कब तक चली, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए। तो एंग्लो सेक्शन पहला पीरियड रहा जो कि 410 से 1066 तक चला, और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन से दूसरा पीरियड रहा जो कि 1066 से यानी कि 1066 से 1350 तक चला। उसके बाद हमारा टाइम आता है चौसर का, यानी कि जो इंग्लिश स्टार्ट होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो एज ऑफ चौसर से ही शुरू होती है, इसीलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ये 1350 से 1400 तक चला इनका टाइम पीरियड। यदि एज ऑफ रिवाइवल की बात करें, रिवाइवल ऑफ लर्निंग की, तो यहां 1400 से 1550 तक टाइम पीरियड रहा। आगे बात करें हम एज ऑफ एलिजाबेथ की, तो यहां 1550 से 1620 तक टाइम पीरियड रहा। उसके बाद बात करते हैं प्यूरिटन एज हमारी रही 1620 से 1660 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1620 से 1660 तक। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन। तो पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन 1660 से और 1700 के बीच चला। 18वीं सेंचुरी की बात करें तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1700 से 1800, इसमें एज ऑफ पॉप भी बोलते हैं इसको। एज ऑफ रोमांटिज्म ये स्टार्ट होता है हमारा 1798 से, यानी कि 98 से 1850 तक। और विक्टोरियन की बात करें, विक्टोरियन एज की, तो 1850 से 1900 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और यदि हम बात करें मॉडर्निज्म की तो 1900 से 1939 तक ये टाइम पीरियड रहा, और 39 से लेकर अभी तक हमारा कौन सा चल रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है। तो ये आपको सभी को एजेस याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें लिख लीजिए कॉपी पर। क्लियर हुआ? मैं मान के चल रहा हूं आप सभी को ये याद है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथ टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, यानी कि 1550 से 1620 तक। बहुत बढ़िया। बेसिकली यदि हम बात करें एलिजाबेथ टाइम पीरियड की तो ये स्टार्ट होता है 1558 से, यानी कि 1558 से, और ये चलता है 1620 तक। जबकि इनकी डेथ हो जाती है, जल्दी ही डेथ हो जाती है इनकी 1603 में, यानी कि 1603 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इस पीरियड का ज्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए इसको 1620 तक माना जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे एक एक पीरियड को अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अब पढ़ाने का अपना तरीका बता देता हूं। हमने पहले क्या किया कि ये सभी पीरियड को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन पीरियड्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स है और उनके कौन कौन से वर्क है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसे ही आगे 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 जाएंगे। उसके बाद हम उनके वर्क्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, किस कैरेक्टर ने क्या किया, यानी कि उनकी कहानी क्या रही, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि राइटर की डेथ या बर्थ कब हुआ, ये पता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे और किस ऑर्डर में है, पहले कौन सा, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कि कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं किसी वर्क के, तो वो हम अगला स्टेप हमारा रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीजें लेके आएंगे।
क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहली जो एज रही हमारी वो रही द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये रहा 1410 से 1066 तक, जैसा ही हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। अब यहां यदि बात करें तो इस पीरियड को अर्ली इंग्लिश लिटरेचर पीरियड भी कहा जाता है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। इस समय कौन सी इंग्लिश चलती थी? ओल्ड इंग्लिश चलती थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इसमें जो मेन राइटर रहे वो कैडमैन रहे। कैडमैन का टाइम पीरियड रहा 657 से यानी कि 657 से 680 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कैडमैन हेम, और साथ में इन्होंने बाइबल ट्रांसलेट किया था। तो ये आप दोनों वर्क इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें बिनरेबल बिडे की, तो इनको मॉन्क बिडे भी बोलते हैं, बिनरेबल बिडे भी बोलते हैं। और इनका टाइम पीरियड रहा 673 से 735 तक। क्लियर? ये आप याद रखेंगे। ये मॉन्क भी थे, स्कॉलर भी थे, और इन्होंने जो वर्क लिखा है वो एसेसिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इन्होंने जो इंग्लिश पीपल है उनकी हिस्ट्री को बताया है, वहां के हिस्ट्री को। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। और इन्होंने ही इनको, कैडमैन को फर्स्ट पोइट कहा है, फर्स्ट पोइट कहा है। उसके बाद आगे बढ़े हम, अल्फ्रेड द ग्रेट। इन्होंने भी कई वर्क लिखे, और ये राजा भी थे खुद, और साथ साथ में पोइट भी थे। इन्होंने एजुकेशन को ज्यादा अच्छा किया, वहां की लिटरेचर, जैसा आप बात करें, लिटरेरी वर्क भी लिखे इन्होंने। और ये ओल्ड इंग्लिश टाइम के रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि किंग अल्फ्रेड किस पीरियड को बिलोंग करते थे? आप याद रखना ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बिलोंग करते थे, और साथ में ये एंग्लो सैक्सन पीरियड के थे। तो ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। याद रखेंगे कैडमैन, बिडे और किंग अल्फ्रेड। क्लियर रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हम मेन राइटर की बात कर रहे हैं। अब एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करें तो ये, जैसा कि हमने बताया ही आपको, 1066 से 1350 तक ये पीरियड चलता है। और इसमें जो विलियम फर्स्ट थे, विलियम द वास्टर्ड भी बोला जाता है, और उनको पहले विलियम द वास्टर्ड बोला जाता था, लेकिन वो बाद में जब जीत गए तो विलियम द कनकर उन्होंने अपना नाम घोषित कर दिया लोगों के सामने। और इन्होंने फ्रेंच डायलेक्ट लाया, और लोगों को जबरदस्ती उसको यूज करना, उसको ज्यादा मतलब लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस किया इसको। तो ये आप लोग याद रखना, नॉर्मन ने क्या कर लिया था? इन्वेड कर दिया था उस टाइम, जो वेसेक्स था वो उसको। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये पीरियड आपका बन गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसमें जॉफ्री ऑफ द मोनमाउथ ये मेन राइटर रहे। 1095 से 1155 तक, यानी कि 1095 से लेकर 1155 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनका जो मेन वर्क है वो है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने सभी राजाओं की हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी थी इस वर्क में। तो ये आप लोग ध्यान रखना। वेश, ये 1110 से लेकर 1174 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और इनका जो मेन वर्क है वो रहा रोमन डी ब्रूट, रोमन डी ब्रूट, ये इनका मेन वर्क रहा। अब बात करें मॉरी डी फ्रांस, तो इनका टाइम पीरियड रहा 12th सेंचुरी, लेट 12th सेंचुरी। आप लेट 12th सेंचुरी समझ पा रहे होंगे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं 1180, ये लेट सेंचुरी बोल सकते हैं, लेट 12th सेंचुरी। अब इनका जो वर्क रहा वो रहा लेस ऑफ मैरी डे फ्रांस, ये इनका मेन वर्क रहा। उसके बाद हम बात करते हैं लेमन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है इस के। ये इनका टाइम पीरियड रहा अर्ली 13 आप समझ पा रहे होंगे, 1280 के आसपास ये टाइम पीरियड रहा होगा। उसके बाद यहां इनका जो वर्क है वो है ब्रूट, लेमन ब्रूट के नाम से भी जाना जाता है इस वर्क को। तो ये 3-4 वर्क इनके इंपॉर्टेंट है और 3-4 राइटर इंपॉर्टेंट है इस एज के। इस एज से कम क्वेश्चन आते हैं, जिन पे क्वेश्चन आते हैं वही हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज्यादा फालतू चीजें ना पढ़ना पड़े, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा डिटेल चीजें नहीं, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपको ज्यादा बेकार में मेहनत, आपकी बेकार की मेहनत ना हो, फालतू की मेहनत ना हो। अब आते हैं द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर की बात करें तो ये 1350 से लेकर 1400 का टाइम पीरियड रहा इसका। ध्यान देंगे 1350 से 1400 तक का पीरियड रहा है। यदि एज इनकी बात करें कि बर्थ कब हुआ, तो 1343 में इनका बर्थ
बर्थ हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। तो आप याद रखेंगे ये बात, कई बार पूछ सकते हैं कि चौसर का बर्थ कब हुआ था या कब से कब तक टाइम पीरियड रहा। इन्होंने सबसे फेमस वर्क लिखा है द कैंटरबरी टेल, इसी के लिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है या फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है। तो ये आप लोग, ये तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना ही है। मैं आपको इस वर्क पे कई वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आपका आराम से बन जाए। अब इनका पहला पीरियड रहा फ्रेंच, और दूसरा पीरियड रहा इटली, और तीसरा पीरियड रहा इंग्लिश। तो ये 3 पीरियड इनके। चौसर ने 3 राजाओं के यहां काम किया, एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। इन 3 राजाओं के यहां काम किया और इन्होंने, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले फ्रेंच में। अब फ्रेंच पीरियड में क्या क्या लिखा इन्होंने, तो देखिए रोमांस ऑफ द रोज इन्होंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये आया 1370s के टाइम। और बुक ऑफ डचेस ये आया आपका 1368 में था और 1372 तक ये टाइम पीरियड इसका रहा। उसके बाद कंप्लेन टू पिटी ये इनकी पोइम है। उसके बाद एबीसी, ये 4 वर्क के लेके आए थे, किसमें, फ्रेंच पीरियड में। तो ये याद रखेंगे, रोमांस ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस, कंप्लेन टू पिटी और एबीसी याद होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लो। आगे हम बात करते हैं आगे कौन कौन से वर्क है इंपॉर्टेंट। सेकंड यदि पीरियड देखें इनका तो इटली में रहा, और इटली में जो इनके वर्क रहे वो रहे ट्रायलस द एंड कृष्णा, ये हुआ 1380 यानी कि 1382 से 1386 तक। और ये दूसरा वर्क है हाउस ऑफ फेम, जो कि 1379 से लेकर 1380 तक इन्होंने ये लिखा, 1 साल में। और उसके बाद लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन ये लिखा इन्होंने। तो ये ऐसे वर्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंटरबरी टेल, जो कि इन्होंने इंग्लिश पीरियड में लिखा। इनको लिखने के स्टार्टिंग इन्होंने की थी 1387 से, यानी कि 1387 से 1400 तक। ये इन्होंने इतने सालों में लगभग लिखा, आप देख पा रहे होंगे, लगभग 13 साल इनको लिखने में लग गए। और ये अनकंप्लीट वर्क है। इसमें अनकंप्लीट क्यों है, क्योंकि इन्होंने टारगेट रखा था कि हम लोग 120 टेल्स लिखेंगे, लेकिन इतना नहीं हो पाया। कितना, इनका जो टारगेट था वो हो पाया 24 तक, और 24 तक हो पाई थी, तब तक चौसर की डेथ हो जाती है। यानी कि ये काम, ये जो वर्क है इनका, ये अनकंप्लीट रह जाता है। इसमें 30 पिलग्रिम्स थे जिनके लिए टारगेट रखा था कि सब लोग 4-4, 2 जाते समय और 2 आते समय, यानी कि 2 जाते समय और 2 टेल्स आते समय। तो टोटल टेल्स कितनी सुनाएंगे, 4। तो यहां हम 30 से 4 का इंटू कर देंगे तो 120 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो पिलग्रिम्स जा रहे थे तो टारगेट कितना रखा था चौसर ने वर्क लिखने का, तो 120। कितने लिख पाए, तो 24 इतने लिख पाए। और कितने लोग थे, 30। इनमें एक एक्स्ट्रा था, हैरी बेली, जो कि लिखने या बोलने वाला नहीं था, वो होस्ट था। क्लियर हुआ। तो यहां आप याद रखना, ये पिलग्रिम्स थे, ये इनका समूह था जो कि एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। ये सारी चीजें हमने देखी। और आपको बता दूं कि यदि आप मेहरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग लेके आए टारगेट बैच। टारगेट बैच मतलब आपको पता ही है, एमपी सेट एग्जाम आने वाला है दिसंबर में। तो यदि आपने फॉर्म भरा है और आप चाह रहे हो कि इस बार क्रैक करना है, कैसे भी क्रैक करना है, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट बैच। और हम सारे, देखो अब क्या क्या मिलने वाला है, यहां रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, और 5000 एमसीक्यूज, और साथ में हम लोग आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, पीवाईक्यू, ये भी हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत सारे। और साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन क्लासेस भी आपकी रहेगी। तो ये सारा कुछ आपको यहां मिल सकता है। यदि आप चाहते हो ज्वाइन करना, तो आप लोग इस नंबर पे या तो आप मैसेज डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए, आप लोगों को रिस्पांस मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल कर लीजिए ताकि आप टाइमली स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सके। इसके लिए अभी थोड़े दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, ध्यान देना, यहां लिखा है 2 डेज ऑफर चल रहा है। तो आप यदि इस कूपन को यूज करते हैं, एमपी सेट 2024, ध्यान देंगे एमपी सेट 2024, तो आप लोगों के लिए छूट मिल जाएगी 300 रुपीज। यानी कि अभी ये कोर्स है आपका कितने का, 1200 रुपए का, 1200 रुपए का, तो आपको 300 रुपए
माफ हो जाएंगे, यानी कि आपके कम हो जाएंगे। 900 रुपए में आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन कितने दिनों के लिए? केवल 2 दिनों के लिए। तो जल्दी से एनरोल करें। ये कूपन फिर बता रहा हूं, MP सेट 2024 इकट्ठा लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। तो ये कूपन कोड है आपका, और आप यहां से, ये मैंने नंबर बता ही दिया, ये दोनों नंबर एक ही है, ध्यान देने, 9200925830, ये आपका नंबर है। आप जल्दी से एनरोल के लिए आप मैसेज डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कंप्लीटली कितने में? 900 रुपए में। तो बहुत कम चार्ज रखा है। अभी बैच स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये फीस बढ़ भी सकती है बाद में। तो आप जल्दी से एनरोल कर लें ताकि आपकी सीट बुक हो जाए और आप क्लासेस स्टार्ट कर दे। ठीक है, कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछे। क्लास ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, वीडियो कैसा लगा, सारी चीजें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।